हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही पॉपुलर और कई बार एग्जाम में पूछे जाने वाले टर्म डाइटरी टर्म के अर्थ को, उसके मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे। डाइटरी मतलब होता क्या है, ठीक है, आखिर इससे आप क्या समझते हैं। देखिए इसका अगर ओरिजिन करें तो ये ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ठीक है। डाइएट्री, ठीक है, मीन्स मतलब होता है डबल रूल। डबल रूल मतलब दोहरी शासन, डबल रूल मतलब दोहरी शासन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि आप समझ सकते हैं कि जब शासन व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं या शासन को चलाने का जो तंत्र होता है, विधि होता है, नियमा प्रणाली होती है, इसमें दो लोगों के हाथ में एक ही राज्य का शासन या फिर एक ही कह सकते हो कोई स्टेट, प्रोविंस या टेरिटरी, कैसे दो लोगों के द्वारा रन की जाती है या चलाई जाती है। कहने का मतलब हो गया कि एक होता है ना कि डिक्टेटरशिप में जो एक ही लोग होते हैं डिक्टेटर, वही सब चीज़ कह सकते हो कि वो अपने हाथों में कंट्रोल रखते हैं, लेकिन डाइटरी में ऐसा नहीं होता और यह अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था अपनी सुविधानुसार, ठीक है, ताकि भारतीयों को जो एक है ना स्टिक एंड कैरोट का जो फॉर्मूला होता है कि थोड़ा उसे कैरेट दे दो, कैरेट मतलब गाजर, और उसे 2-4 स्टिक लगा दो, तो वही प्रावधान जो है अंग्रेजों के द्वारा लागू हमेशा किया जाता था कि थोड़ी वो कह सकते हो कि अमेंडमेंट करते थे तो वो कैरेट हो गया, और ऊपर से जो है मार्शल लॉ या फिर बहुत सारे ऐसे लॉ वगैरह जो है ला ऊपर से थोप देते थे ताकि उस जितने भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ वगैरह उसे क्रैक डाउन किया जा सके। तो वो उनकी नीति रही है। अब हम यहाँ बात करेंगे डाइटरी की। देखो यहाँ है डिवीजन ऑफ लेजिस्लेशन सब्जेक्ट। अब जहाँ लोकतंत्र है, ठीक है, वहाँ हर एक सब्जेक्ट का एक पार्टिकुलर, अभी भी जैसे देखोगे तो भारत में मुख्यतः 3 या 4 लिस्ट है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कंकरेंट लिस्ट और चौथा रेसिड्यूरी पावर होता है, वो सेंटर के हाथों में होता है। तो मुख्यतः 3 ही माने जाते हैं। तो भारत में जो भी जिस भी सब्जेक्ट पे नियम बनाना हो तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट सुरक्षित रखे गए हैं, जैसे रेलवे हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सैटेलाइट हो गया, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं। उस पर सिर्फ और सिर्फ जैसे फॉरेन पॉलिसी हो गया, केंद्र सरकार ही नीति बना सकती है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कंकरेंट लिस्ट में हैं, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि स्टेट लिस्ट में हैं, जैसे पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। और कुछ रेसिड्यूरी पावर हैं जिस पर अभी कोई नियम कानून नहीं बना है, वो अल्टीमेट केंद्र के ही कंट्रोल में है। तो उस वक्त भी जो है जितने भी लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट थे उसे 2 भाग में बांटा गया था, एक केंद्र के स्तर पर और दूसरा राज्य और प्रोविंस के स्तर पर, कि कुछ ऐसे नियम कानून है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी और बाकी नियम जो है प्रोविंशियल काउंसिल जो है वो बनाएगी। इसके बाद है प्रोविंशियल सब्जेक्ट फर्दर डिवाइडेड, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसे भी डिवाइड किया गया था 2 हिस्सों में। पहला है रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर्ड। पहला कौन है? रिजर्व और दूसरा ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में देखेंगे। रिजर्व कहने का मतलब देखते हो आप लोग ट्रेन का टिकट कराते हैं तो कुछ सीटें जो है रिजर्व रहती हैं, ठीक है, आरक्षित रहती है। नहीं भाई, ये सीटें जो है दिव्यांगजनों के लिए होगा, एक बोगी जो है महिलाओं के लिए सुरक्षित होगा, कुछ बोगियां जो है कह सकते हो कि कैंटीन वालों के लिए होता है। तो ये इस प्रकार से कुछ सीटें रिजर्व्ड कर दी जाती हैं, कुछ बोगी ही रिजर्व्ड कर दी जाती है। बस में ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी कुछ सीटें महिलाओं के लिए, दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए रिजर्व कर दी जाती है। तो कुछ रिजर्व मतलब होता है आरक्षित, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका विशेषाधिकार हो। तो ये जो रिजर्व्ड थी, जैसे जेल से संबंधित कोई कानून बनाना हो, पुलिस हो, आर्मी हो, जस्टिस हो, फाइनेंस हो, इसको सारा का सारा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इससे डील करती थी। मतलब केंद्र सरकार इस पे नियम कानून बना सकती थी और बनाती थी। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर और लोकल गवर्नमेंट, ये सब जो है कह सकते हो कि जो है दे दिया जाता था, जैसे कह सकते हो ना कि ट्रांसफर कर दिया जाता था मिनिस्ट्रीज वगैरह डिपार्टमेंट को। अब जैसे देखो एक चीज़ इसमें और समझने वाली बात है, इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ हम प्रोविंशियल की अगर बात करें या फिर केंद्र सरकार या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें,
रिजॉर्व्ड और ट्रांसफर्ड। रिजॉर्व्ड जो होता था वो बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट होता था, मतलब कह सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण। अब जैसे अंग्रेजों को भारत में कब्जा जमाए रखने के लिए पुलिस वगैरह की व्यवस्था होती थी, जेल वगैरह में किसको डालना है किसको निकालना है, ठीक है, जस्टिस हो गया, फाइनेंस हो गया। ट्रांसफ़र कर दिया जाता था एकदम कम इम्पोर्टेंट वाला, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, जो उतना वैल्यूएबल नहीं था। हालांकि वैल्यूएबल है, लेकिन मान लो एग्रीकल्चर पर कोई नीति बनानी हो और अगर धन ही नहीं हो तो कैसे बनेगी, ठीक है। तो ये सब जो लेस इंपॉर्टेंट था वो उसे ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब देखो एक चीज़ और कि इसमें जो रिजॉर्व्ड होता था ना, वो जो है गवर्नर जो जनरल होते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल, वो अपने काउंसिल के हिसाब से नियम कानून बनाते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल की एक अपनी काउंसिल होती थी, ठीक है। और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट होते थे, देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद जो है प्रोविंस लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया, ठीक है। इसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर का मेजोरिटी होता था, लोग बजट वगैरह पर डिस्कस कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे और पारित कर सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी ये डाइटरी का जो फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो जो भी कह सकते हो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब किसके हाथों में दे दिया गया, रिजर्व कर दिया गया, गवर्नर जनरल के हाथों में वो सौंप दिया गया कि इन सब्जेक्ट पर सिर्फ गवर्नर जनरल ही नियम कानून बना सकते हैं। और जो लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट थे जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, जिसका उतना महत्व नहीं था, महत्व था भी तो फिनेंस जो है वो रिजर्व्ड था। तो ये सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग जो कह सकते हो कि मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, उसके हाथों में मंत्रियों को एक एक डिपार्टमेंट दे दिया गया, जैसे अभी मंत्रियों को एक एक डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है ना। तो अब बताइए कि ये सब जो लेस इंपॉर्टेंट था वो मंत्रियों के द्वारा संचालित किया जाता था, उस पर नियम कानून बनाए जाते थे, ठीक है। लेकिन जो रिजर्व्ड था, ठीक है, जो रिजर्व था वो सिर्फ गवर्नर जनरल बनाते थे, और जो कॉमन इंपॉर्टेंट का था उसे मंत्रियों के द्वारा बनाया जाता था। वो एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल कह सकते हो या फिर मिनिस्टर के द्वारा वो काम करते थे। लेकिन गवर्नर जनरल किसी की सुनते नहीं थे, इनका जो अपना रिजर्व था वो अपने मनमाने तरीके से इस पर नियम बनाते थे। इन्हें लेजिस्लेटिव काउंसिल से कोई मतलब एक प्रकार से कह दो नहीं था। तो इस प्रकार की डाइटरी कह सकते हो ना कि द्वैत्मक शासन प्रणाली जो है कार्य करता था अंग्रेजों के समय में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ ग्रेट।